हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में जो पिछला क्लास है उसमें हमने देख लिया था कि स्वर अलग कर लिया और व्यंजन को हमने अलग कर लिया था कि कितने हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं, कितने हमारे स्पर्शी हैं, कितने अंतस्थ हैं, कितने हमारे ऊष्मी व्यंजन हैं, कितने हमारे संयुक्त व्यंजन हैं और कितने हमारे आगत व्यंजन हैं। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में और कुल वर्णों की हिंदी में संख्या 52 है, जिसमें 11 जो हैं वो हमारे पास स्वर हैं। 11 क्या है हमारे पास स्वर हैं, 33 जो है हमारे पास व्यंजन हैं और इसके बाद जो हमारे संयुक्त व्यंजन और जो हमारे आगत व्यंजन हैं। कुल मिलाकर वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है 52 हो जाती है हिंदी में। आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, इसमें लेके सुनिएगा। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, स्वरों के भेद पे आ जाते हैं हम। साथ ही समृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत और साथ ही विवृत, साथ ही विवृत, अर्ध विवृत और साथ ही विवृत। इसमें इंक डालिएगा तो विवृत। एक भी प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी रही। आपको पढ़ना है और खूब पढ़ना है, बस इतना याद रहे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप। सबसे पहले तो इन 7 हमने शब्द लिखे हुए हैं, एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर, एक लिखा समृत, एक लिखा अर्ध समृत, एक लिखा विवृत और एक लिखा अर्ध विवृत। यानी सॉरी, ये 4 और 3, 4 और 3 मिलके 7। अब सुनेंगे, पहले तो हम इनको देख लें कि होते क्या हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि कौन सा अग्रस्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा समृत है, कौन अर्ध समृत है, कौन विवृत है और कौन अर्ध विवृत है। आइएगा बोर्ड पे। यदि हम इसको देखें तो अग्रस्वर यानी जिह्वा के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, मध्य स्वर जिह्वा के मध्य से बोले जाते हैं और पश्च स्वर जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। क्लियर? 3 हो गए। मेरे सामने अ बोल के दिखाओ। अ बोलो नहीं, अपनी जिह्वा का दर्शन करो कि जिह्वा कैसी बन गई। कहो अ, ऐसे बन गई होगी कटोरा की तरह, बीच में गड्ढा हो गया होगा। यानी कंफर्म है कि जो अ है वह कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। और याद रखना, हिंदी वर्णमाला के कुल 11 स्वरों में से केवल अकेला स्वर जो कि मध्य स्वर है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, चुपके से कह देना अ जो है वो मध्य स्वर है। और क्या है? यानी इसके अलावा कोई भी मध्य स्वर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मध्य स्वर को हम नहीं है तो काट दिया। क्लियर? एक ही हमारे पास मध्य स्वर है, वो कौन सा है? अ। कहो ई, जिभ्या बाहर हो गई, जैसे उठ गई होगी, उठ गई होगी। लेकिन जब अ कह रहे हो तो एकदम कटोरा की तरह। आ कहोगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल मुंह खुलेगा। आ, माता भी भोजन कराने के लिए कहती कहो आ, यानी आ कहने का अर्थ होता है, मान लो बच्चे ने मिट्टी खा लिया। बच्चे ने क्या खा लिया? तो मिट्टी, अब मिट्टी की जांच करनी होती है तो आप कैसे कहते हैं बच्चे से? क्योंकि मुंह खोलवा। अच्छा, स्वर तो माता के गर्भ से उसको पता है। कहोगे मुंह खोलो तो ना समझ पा रहा है। कहो आ, तो वो आपको देख के नकल करता है ना, पियाजे करता है कि निकल करता है। बाबू कहता है आ, आप दर्शन कर लेते हैं क्योंकि आ से ज्यादा वो मुंह खोल कंफर्म। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से आना। अब हम 4 पे ध्यान देने वाले हैं, अग्र समृत पे, अर्ध समृत पे, अर्ध विवृत पे और विवृत पे। जिन स्वरों, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो?
जिन स्वरों को बोलने में मुख सबसे कम खुले वो समृद्ध हैं। लिखना समृद्ध। समृद्ध की परिभाषा लिख लेना नीचे कि जिन स्वरों को बोलने में मुख सबसे कम खुले। मुख सबसे कम खुले, मुख सबसे कम खुले, मुख सबसे कम खुले। जिन स्वरों को बोलने में मुख सबसे कम खुले। आना बोर्ड पे बाबू। हे भाई आना। आपको मैं दे रहा हूं 4। ई उ ऊ। क्लियर हो? सुनना तो मैं कहूं ई तो ई, आप ऐसे कहेंगे ई तो भी तो ई आ गया ना। अब मैं कहूं छोटी बोलो तो हिचकोगे ई, और न चाहते हुए भी थोड़ा सा अधिक मुंह खुल जाएगा। इसको कहते हैं अर्ध समृद्ध। समृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुले, समृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुले, समृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुले, समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुले। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बोलना। मैं कहूं बाबू कहो ऊ, ऐसे कहेंगे। देखो ऊ बोलो ना, थोड़ा सा खुला। मैं कहूंगा तो छोटका ऊ बोल, कहोगे ऊ, तो न चाहते हुए भी थोड़ा सा मुंह उससे हिचकने के कारण अधिक खुल गया। यानी याद रखिएगा कि बड़ी आइए रहा बड़ा ऊ। कहो ऊ बोली, जब तक नहीं बोलोगे नहीं आएगा। ऊ जब बोल रहे हो तो यहां पे भार पड़ रहा है। देखो ऊ पड़ा ना, ये बहुपक्ष स्वर है। कहो ई आगे जीवा, ई आगे में ई, देखो आगे ऊ पीछे। और याद रखिएगा, और अगर इसी को थोड़ा सा हिचकोगे, थोड़ा सा क्या करोगे, हिचकोगे, तो उसकी अपेक्षा थोड़ा मुख अधिक खुल जाएगा। इसको कहेंगे अर्ध समृद्ध। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध है? बड़ी ई और निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध समृद्ध है? छोटी ई और बढ़िया। सुन लेना मेरे पास, ध्यान से आना। अब आते हैं अपने अर्ध विवृत पे और विवृत पे। सुनना, विवृत की परिभाषा हम विवृत नीचे आ रहे हैं पहले, फिर ऊपर जाएंगे। विवृत की परिभाषा, जेके बोलने पर सबसे बड़ा मुख खुले। आ, यही से बड़ा होगा आ। इतना बड़ा खुला ना, आ खुला, यानी इसका मतलब हो गया बाबू आ। और साथ ही सुनना यहां पे, अच्छा है भाई ध्यान देखना, ए और सुनना एक चीज और, जिस विवृत में लिख लेना मुख सबसे अधिक खुले। मुख सबसे अधिक खुले। समझ में आ रहा है ना? मुख सबसे अधिक खुले। और अर्ध विवृत में बाबू कि विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले। विवृत की अपेक्षा, विवृत से थोड़ा कम खुले, विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले, थोड़ा कम खुले। पक्का? अब आओ ध्यान देना हमारी तरफ। हे भाई ध्यान देना, सुनना। दो ठे दे रहे हैं, ए और ऐ। ए एड़ी वाला और ऐ, अच्छा कहो एड़ी। ए ए ए खुलेगा तो जरूर। ए कहो आए, ज्यादा खुला, यानी आए से अब कहो, अब खराब बोलोगे। अब थोड़ा सा तो कंफर्म है 100% बाबू कि वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। याद रखना, हिंदी में याद रखना, कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन हमारे बस का नहीं होगा, लेकिन अगर चारों विकल्प का शुद्ध उच्चारण कर दें, वो बता देगा कि हम अलग हैं, हम अलग। और जो ही आप वो बताएगा अलग हैं, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। मेरी बात गई? तो इसका मतलब है बाबू, ए जो है थोड़ा कम खुलेगा, लेकिन जब ऐनक वाला बोलोगे तो ऐ में पूरा खुलेगा। ऐनक, ऐनक ना। अब तो बाबू बोलने के अंदाज को भी अब कहा जाता है कि आप बौद्धिक हैं कि आप अबौद्धिक हैं। तो कौन बोलने की जरूरत है? अब तो एक थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है, बाबू तो स्पेलिंग खराब कर देगी अंग्रेजी की। बाबू इसको प्लीज
अब तो यहू से अघा गए सब, तो कह रहे हैं जेड 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 जेड। वो समझ गया कि ये हो गया प्लीज, और पता चला प्लीज का स्पेलिंग पूछे तो हमको नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो टाइप कर ही नहीं रहे। हम टाइप क्या कर रहे हैं? जेड 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 जेड। अभी तक तो ठीक था, पहले प्लीज लिखने की आई थी परंपरा, उसके बाद PLZ की आई, वो भी कुछ दिन चली। आज बाबू पता चला कि जेड 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 4 बार लिख दिया, वो समझ गया दूसरा वाला कि क्या कह रहा है, प्लीज प्लीज कह रहा है। स्पेलिंग गलत हो जाएंगे आपके, स्पेलिंग गलत हो जाएंगे आपके। कम से कम उसी बहाने लिखते अगर प्लीज, तो स्पेलिंग तो याद हो गई थी प्लीज की। ब्रदर की स्पेलिंग की हो कि नहीं? ब्रो। समझ नहीं आई ये परंपरा कहाँ जा रही है। हम हिंदी में हैं बाबू, हम हिंदी में हैं। एक बच्ची को खड़ा किए थे टेट वाले क्लास में, उसके स्टेटस आया तो जनरली स्टेटस देख लिया उसका, तो स्टेटस देखा तो उसने अपने सिस्टर को बर्थडे कहा था, सिस्टर की स्पेलिंग ये लिखा था SISTR। हमने उसको खड़ा किया, हमने कहा कि सिस्टर की स्पेलिंग क्या होती है? उसने सही बताया SISTR। हमने कहा कि आपने लिखा क्या है? कहीं सब लिखना मतलब होता है कि वो समझ जाए कि हम सिस्टर लिखे हैं तुमको। तो ये चीजें क्या हैं? हमें गलत पथ पे डाल रही हैं, हमारी स्पेलिंग को कमजोर कर रही हैं, कमजोर। बहरहाल छोड़ो, हम हिंदी पे हैं। ए हो गया। अब इधर आना, इधर आना, इधर आना। अच्छा, मैं कहूं कहो ओ, कहो ओ, तो जब कहोगे ओ तो थोड़ा सा खुला, और जब कहे ओ तो बड़ा खुला। तो इसका मतलब बाबू ओ यहां रखेंगे, ओ यहां रखेंगे। बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कहो आ, कह ही चुके हो, आ में पूरा खुल गया। बोलो आ, तो इसका मतलब विवृत आ है। ओ जो दिख रहा है बाबू, ध्यान देना मेरी तरफ, बोर्ड पे ध्यान देना, याद हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देना। एक बाबू ये आगत स्वर भी एक होता है, ऐसे लिखते हैं उसको। आ के ऊपर चंद बिंदु तो नहीं कहते, उसको आगत स्वर कहते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे बाबू डॉक्टर संजय कुमार के पास जाओगे तो उनके जो लिखा होगा, उनका डॉक्टर ऐसे लिखा होगा, क्लियर। और हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास आओगे तो उनके पास ऐसे लिखा होगा, क्लियर। क्योंकि बाबू ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये ओ का उच्चारण देता है। किसका उच्चारण देता है? ओ का। डॉक्टर, कहीं इसको भी डॉक्टर पढ़ोगे सामने वाला जान जाएगा कि इनको आता नहीं है, क्योंकि ये ओ का उच्चारण, देखो ओ के साथ रखे हैं इसको, ओ का उच्चारण। जैसे बाबू ऐसे कोई कह दे कापी, 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 क्लियर। कहीं ऐसे लिख दे तो कॉपी, तो नकल करना, हमारी कॉपी मत करो आप, हमारी कॉपी आप ना करो। बाबू बदल गया कि ना बदल गया? बदल गया। बाबू अगर कॉलेज लिखा हुआ है तो काट देना, वर्तनी में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है। क्या होता है? कॉलेज। यानी केवल एक स्वर आ जा रहा है तो उसका उच्चारण अपने आप बदल जा रहा है। और इसी आगत स्वर में अगर मैं पूछूं आपसे सीधा प्रश्न के रूप में कि हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर है 4 विकल्प, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, क्या कहेंगे आप? पश्च स्वर। अगर मैं इसी में पूछूं आपसे 4 विकल्प देके कि समृद्ध है कि अर्धसमृद्ध है कि विवृत है कि अर्थविवृत है, आप कहेंगे ये अर्थविवृत है। आप क्या कहेंगे इसको? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे कॉपी पे लीजिए, इसे कॉपी पे लीजिए। हटा दे बोर्ड से, ठीक है। अब अगला है बाबू स्वर में कि हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पे, हवा के नाक और मुख, नाक और मुख से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर, आपका है हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पे। याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं इसको
कि दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक, लिख लीजिएगा, या दो प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। अननुनासिक या निरनुनासिक, या निरनुनासिक, अनुनासिक या निरनुनासिक। याद रखिएगा, अगर आपसे, अच्छा चलो, हमसे विलोम में क्वेश्चन पूछ दिया, अनुनासिक का विलोम होता है 4 विकल्प, नहीं है विकल्प में, तो कहते हैं अननुनासिक। यानी अनुनासिक का विलोम अननुनासिक भी होता है और निरनुनासिक भी होता है। क्लियर हो? हेडिंग लेंगे अनुनासिक। इसमें इसको इस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। इसका मतलब हुआ या तो बिंदु आएगी और या तो चंद्र बिंदु आएगी, या तो बिंदु आएगी या तो चंद्र बिंदु आएगी। बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे? बढ़िया। और निरनुनासिक में जो हवा निकलेगी केवल और केवल मुख से निकलेगी। किससे निकलेगी? केवल और केवल मुख से निकलेगी, केवल केवल मुख से निकलेगी। जैसे बाबू सुनिएगा, मैंने कहा अंग, अंग दाब के कहू अंग, नाक दाबो अपना अपना, और कहू अब, अरे मर जाओगे घुट के। अंग निकलेगा ही नहीं, निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता, ना आप बोल पाएंगे। क्लियर? यानी इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? अनुनासिक। बढ़िया। और सुनना, कहो ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब इसको नाक बंद करके कहो, ओ आ ई, कोई दिक्कत है ना? ओ आ ई ऊ ए ओ हो गया। अब अंग कहो, अंग नहीं जाएगा, क्योंकि ये अनुनासिक हैं। इनमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? मुख की। लेकिन ये अनुनासिक है, इसमें नाक और मुख दोनों की आवश्यकता होती है। और क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक है या निम्नलिखित में से कौन सा अननुनासिक या निरनुनासिक है। हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन तो गलत आप होने नहीं देंगे। बोलोगे हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया, ले लें नोट। मिटा दें? अब व्यंजन का वर्गीकरण पे आते हैं बाबू। किस पे आते हैं हम? व्यंजन के वर्गीकरण की बात करते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। और पहला लेते हैं हम स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, पहला है स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे याद रखिएगा, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर भेद जो होते हैं दो होते हैं। एक जो होता है घोष होता है, इसको हम कभी कभी सघोष भी कहते हैं। यानी घबराना मत, सघोष का इंतजार मत करना। अगर घोष भी लिखा हुआ है तो समझ जाना ये हमसे सघोष ही पूछ रहा है। और दूसरा होता है अघोष। दूसरा क्या होता है? अघोष। पक्का? थोड़ा सा हिंदी वर्णमाला हम लिखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय,
ठ ड ढ अड़, इज्जत बचा रहे हैं आपकी। त थ द ध न प फ ब भ म। ये रहा क से वर्ग से लेके प वर्ग तक ये आपका आ चुका है। क्लियर हो? अच्छा, आते हैं टॉपिक पे। क वर्ग से प वर्ग तक। बोर्ड पे रहना बाबू, बोर्ड पे रहना, बोर्ड पे रहना। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे हमें घोष ढूंढना है, सघोष और अघोष। सघोष उसे अघोष उसे कहते, लिखना अघोष। अघोष स्वर तंत्र में कंपन ना हो, स्वर तंत्र में कंपन ना हो, कंपन ना हो। और घोष और सघोष स्वर तंत्र में कंपन हो। अगर बोलने पर स्वर तंत्र में कंपन है तो उसे हम सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं, और यदि बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं आ रहा है तो उसे हम अघोष कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब सुनना मेरी बात बाबू, कहो क। खखार लो पहले क्योंकि वो रहेगा तो कंपन देगा ना। अब कहो क, कुछ नहीं आ रहा है। ख, कुछ नहीं। कहो ग। अब ग, घ, अंग। अब ये तीनों ऐसे हैं जो कंपन देना चालू कर, रगड़ खा रहे हैं। इसका मतलब क और ख ये क्या है? अघोष है। क और ख क्या है? और ग, घ, अंग क्या है? सघोष है। इसका मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, रुक जाओ। कहो च, छ। अच्छा एक मिनट, छ कह रहे हो तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, जीवीए से क्लियर हो जा रहा है। लेकिन कहो ज, झ, इया। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष होते हैं। इतनी बात याद हो चुकी हैं? यानी इसका मतलब हुआ क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये अघोष हैं और ग, घ, अंग, ज, झ, इ, ड, ढ, अड़, द, ध, न, अ, ब, भ, म सघोष। कॉपी पे ले लें। यानी आपने सीखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष। कक्षा कभी ड्रॉप ना करें, क्लास तो एकदम ड्रॉप ना करें। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप क्लास को ड्रॉप कर पाएं। क्लियर? हाँ, अलग बात है कि कोरोना काल चल रहा है और कुछ गाइडलाइंस है जिसमें हमें चलना है। उस गाइडलाइन में तो कंफर्म है, अगर क्लास सेंटर बंद करता है उस गाइडलाइन के अनुसार तो ही क्लास को आप ऑफ रखें। क्लास अगर चल रहा है, अगले हफ्ते 100% क्लियर है कि आपको आज़ादी मिल जाएगी कि आप कोचिंग संस्थानों को खोलने की। और दूसरा ये कि सब लोगों से अनिवार्य रूप से ये क्लास कह रहा है कि वैक्सीन की पहली डोज अवश्य ले लें। वैक्सीन की पहली डोज आप अवश्य लें, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र को के लिए। क्लियर? क्योंकि आप बीमार होंगे तो राष्ट्र को क्या होगी? दिक्कत होगी। राष्ट्र को दिक्कत होगी और आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र को दिक्कत हो। क्लियर? आते हैं टॉपिक पे। यानी घोष अघोष स्वर तंत्र में कंपन होता है, अघोष में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। अघोष क्या है? पहला और दूसरा वर्ड है। और सघोष क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि छ क्या है? आप कहेंगे अघोष है। ढ क्या है? सघोष है। फ क्या है? थ क्या? ढ क्या है? म क्या है? यानी आप समझ जाएंगे कि पहले दूसरे में है कि तीसरा, चौथा और पांचवा में है। क्लियर हो गए? नोट कर लिया। अब आते हैं वायु की मात्रा के आधार पर। वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण में आते हैं हम। वायु की मात्रा के आधार पर क्लियर है?
वायु की मात्रा के आधार पे याद रखिएगा बच्चों कि वायु की मात्रा के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा कि वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। आते हैं अल्प प्राण पे। इसमें वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, वायु कम अल्प लिखा ही है तो वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। इसमें वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। हाँ हाँ हाँ, बोले जल्दी बोले क्लास में। ठीक ठीक, वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। बात क्लियर है? सुन लीजिएगा बाबू, अब मेरे साथ करेंगे। याद रखिएगा, हिंदी रटने वाली चीज नहीं है। 3 से 4 ही टॉपिक ऐसे हैं, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यही रटने वाले हैं। बाकी यदि आपने समझ लिया तो निश्चिंत हो जाइए कि जब भी प्रश्न पूछेगा मेरा प्रश्न सही होगा, चाहे किसी का हो चाहे ना हो। अब मेरे साथ दोहराएंगे। कहो क की बात कहो, ख, ग, घ, अंग। अच्छा सुनना, फिर से पकड़ोगे अभी। च, अच्छा कहो च, च कह रहे हो, अगर 8 बार करा दें तो घुटन होगी ना। च, खींचा, छ, जो, छ, खींच लिया। यानी इसका मतलब कह रहे हो कि पहला, तीसरा, पांचवा में हमको कहिए खींचो और दूसरा और चौथा में कहिए छोड़ो। तो जब छोड़ोगे तो अधिक मात्रा में निकलेगी, और खींचोगे तो कम मात्रा में निकलेगी। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। पक्का हो या नहीं हो? क्लियर हो? सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने अपने बैंक में 100 रुपए जमा किए। कितना रुपए जमा किए? 100 रुपए जमा किए और सोमवार को जमा किए और मंगलवार को 100 रुपया निकाल लिए। अब बुधवार को एटीएम लेके फिर पहुंच गए निकालने। कुछ देगा? कुछ देगा बैंक कि वापस कर देगा? अरे मूर्खों, देगा कि वापस कर देगा? वापस। जब पैसा नहीं है, 100 रुपया था, उसमें 100 रुपया निकाल लिए हो तो अब का देगा? कौन मुंह लेके गए थे वहां पे? जब जानते थे जितना दिए थे उतना हमने क्या कर लिया, ले लिया, तो फिर क्यों गए थे? सुनना, वर्तनी शुद्धि इसी पे तो चलती है महाप्राण की। सुनना, आपको कहेगा भुक्खड़, क्या कहा? और आपसे पूछा ये वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध? सुनना मेरी बात, आपसे कह रहा है ये वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध। यकीन मानिएगा, यदि आपके सामने नहीं पहुंचा है ये प्रश्न तो इस वर्तनी को सदैव आप शुद्ध करके आगे निकल जाएंगे। भुक्खड़ सही है? देखने में तो सही लग रहा। अच्छा आप बताएं, एक बार खींचे थे, कहां गया जी? भ छोड़ दिए थे ना? अरे भाई साहब, छोड़े थे ना? बढ़िया। इसके बाद आधा था, ख, चलो आधा गए तो आधा लेके चले। कौन मुंह लेके फिर पूरा छोड़ने जा रहे हो? आपके पास कुछ है ही नहीं है, सांसें नहीं है, छोड़ोगे किसको? मैं कहूं तेरा भ कितनी बार भ कह पाओगे आप? कह पाओगे? नहीं कह पाएंगे। इसलिए कभी भी दो लगातार महाप्राण एक साथ नहीं रह सकते। बीच में अंतर देना होगा, बीच में पहले सांस लेना होगा, बीच में बैंक में पैसा डालना होगा, तब जाके दोबारा निकालने के लिए आप अधिकारी हैं। इसका मतलब हुआ है ये वर्तनी अशुद्धि में गई थी, अब ये वर्तनी जो आ रही है अब ये शुद्धि में आ रही है। छोड़ा खींचा छोड़ा। अब तो ठीक है, डाला निकाला बाबू। अब पैसा जितना डाल रहे हो उतना निकाल रहे हो। पता चला बाबू कि गए थे 1000 डाले थे और वही रोज निकालने जाएंगे तो एक दिन खत्म ना होगा।
बोलो हाँ। क्लियर हो यहां तक? अल्प प्राण महाप्राण क्लियर है? अल्प प्राण कह रहा है कि वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और महाप्राण कह रहा है वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां लिख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां क्या है? 1 3 5 अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबसे पूछ रहे हैं, नहीं भूलोगे यहां तक? नहीं भूलोगे, आशा तो यही है। अगला है बाबू इसमें स्वर एवं व्यंजन का, स्वर एवं व्यंजन का, स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण स्थान। स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बढ़िया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, केवल ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला सूत्र दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम, सुनना मेरी बात ध्यान से, रुक जाना। मैंने और कहा, अकु कहा, ह कहा, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्ग कहा और कहा कि ये बोले जाते हैं कंठ से। कहां से बोले जाते हैं? रुकना मेरी बात ध्यान से बाबू, क्वेश्चन मिलेगा, सीधा क्वेश्चन मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। यानी कंठ मूलक कौन से हैं, यानी कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं। आप कह रहे हैं अ बोला जाता है, अगर अ बोला जाता है तो साथ ही उसका बड़ा भाई भी बोला जाएगा। अ आ एक ही खानदान के हैं। अ आ, कु का मतलब होता है क वर्ग। कु का क्या मतलब होता है? क वर्ग में क ख ग घ अंग आते हैं, यानी हम कह सकते हैं क वर्ग। बोलोगे हाँ, क वर्ग। साथ ही बाबू उसमें व्यंजन का ह बोला जाता है और साथ ही साथ विसर्ग यानी अह बोला जाता है। इसके अलावा कोई भी कंठ से नहीं बोला जाता। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा आपसे। क्लियर हो इतनी बातें? दूसरे पे आते हैं, सुनना मेरी बात। इचु शानाम तालु। इचु शानाम, सुनना मेरी बात ध्यान से बाबू, ध्यान से सुनना। यानी तालु से कौन कौन बोले जाते हैं लिखने वाला हूं। इचुई, ई, चू, या, सा, इचुई शानाम तालु। यानी ई है तो ई इसके खानदान का इसका बड़ा भाई, बड़ी ई। साथ ही चू, चू का मतलब चौवर्ग, च छ ज झ इया, चौवर्ग। साथ ही य और साथ ही तालव्य श। इतने लोग कहां से बोले जाते हैं? तालु से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन य का उच्चारण स्थान क्या है? आप कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन य का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? ऋटुर साराम मूर्धा। ऋटुर साराम मूर्धा। सुनना मेरी बात बाबू ध्यान से, ध्यान से। री ट यानी टू, ऋटुर साराम मूर्धा। सुनना, मूर्धा से कौन कौन है? मूर्धन्य कौन कौन से हैं? री, री का बड़ा भाई भी है, री का बड़ा भाई भी। टू का मतलब क्या होगा? ट ठ ड ढ अड़, ट वर्ग र और साथ ही मूर्धन्य श, जिसको कहा भी जाता है मूर्धन्य श। ऋटु शाराम मूर्धा। यानी इतने लोग कहां से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। लिर्तुल सानाम दंता। लिर्तुल सानाम, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों। किल्री, तू, ल और लिर्तुल सानाम दंता, यही शब्द आए थे ना। हिंदी में लिरी नहीं है, यह संस्कृत में होता है। हिंदी में यह स्वर नहीं होता। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में यह स्वर नहीं होता। बचा क्या? तू। दंत से, दंत से होगा त वर्ग, ल और दंत
स लितुलसानाम दंत। उपमध्यमानिया नाम ओष्ठौ। उपमध्यमानिया नाम ओष्ठौ, यानी ओष्ठ से कौन कौन बोले जाते हैं? सुनना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग। उपमध्यमानिया नाम ओष्ठौ। सुनना, अनुस्वारः नासिका। अंग कहां से बोला जाएगा? नासिका से। अंग कहां से बोला जाएगा? नासिका से अंग बोला जाएगा। क्लियर है? अगले पे आते हैं हम। यहां पे ध्यान देना, हमारी तरफ ध्यान देना। एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे बच के, एक भी नहीं जाएंगे। सुनना मेरी बात है भैया, सुनना। अगर मैं कहूं ए आए तो कंफर्म है, याद रखना कि ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? तो कंफर्म है, कंठ तालु, कंठ तालु से बोले जाते हैं ए आए। और याद रखना, कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ और औ। कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। अब आप हमसे कहेंगे कैसे आपको पता है? बाकी तो सूत्रवा जल्दी जल्दी गिना रहे थे, आज जब आया ए ऐ ओ औ की बारी तो चुप पे मार गए। नहीं, चुप नहीं मार रहे हैं, हम संधि में जाएंगे। हम किस में जाएंगे बाबू? और संधि में चलो, हम आपको गुण संधि में ले चलते हैं। छोटा मोटा नहीं, कहां ले चलें आपको? चलो चलते हैं साथ में गुण संधि में। कि यदि अ आ के बाद ई ऊ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए नहीं, ऐ नहीं, ए और ओ हो जाता है। बोलो हाँ। अच्छा, ए वाला आपको चाहिए ना? क्या वाला चाहिए? सही सही बोलना। वैसे तो ए ई ऊ री भी आएगा, तो री के साथ और लग जाता है, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब। अच्छा सुनना मेरी बात बाबू, ओ कहां बोले हो? जोर से बोलोगे। ई कहां बोले हो? तो इनको कहां से बोलोगे? कंठ तालु से। मिल गया? मिल गया? ओ आ को बोले हो कंठ से, बोलो हाँ। ई को बोले हो तालु से, तो इन दोनों का जो संयोगवा होगा ऊ कैसे आएगा? बोलो हाँ। आओ, ओ आ को बोले हो कंठ से, ऊ को देखो कहां बोले हो? ओष्ठ से, तो इनका जो संयोग होगा वो कहां होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? यानी ए ऐ हम कंठ तालु से बोलते हैं और ओ हम कंठोष्ठ से बोलते हैं। बोलोगे हाँ। वकारस्य दंतोष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ, यानी जो व है वो दंतोष्ठ से है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ भी लिख सकते हो। वह कहां से है? दंतोष्ठ से। वह कहां से है? वह दंतोष्ठ से है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा अभी? उच्चारण स्थान। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। ओ आ, ई ऊ री, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। स्वर पूरा, स्वर पूरा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पूरा। बोल बैन कर पूरा। रुक जाना। य र ल व अंतस्थ व्यंजन पूरा पूरा। आओ, कहां गया बड़ा? तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह, उसमें व्यंजन पूरा पूरा। कहो सब तो पूरा करा लिए, एक ठे और पूरा करा दीजिए जो कि हमारा संयुक्त व्यंजन है छ त्र अज्ञा और स्र, ताकि हम बता सकें कि ये संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। अब बस लास्ट मिटा दें इसको। बढ़िया बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं छ त्र अज्ञा और स्र की, जो कि संयुक्त व्यंजन। यही हो जाएगा तो पूरा स्वर और व्यंजन ही आपने निपटा दिया कि हमारा उच्चारण स्थान क्या है। चाहे आप स्वर से पूछना, चाहे हमसे व्यंजन से पूछना, चाहे संयुक्त व्यंजन पूछना, चाहे अंतस्थ पूछना, चाहे उसमें पूछना, हमें हटा नहीं पाओगे। इस प्रश्न तो नहीं जाने वाला आपके साथ। ये प्रश्न हमेशा आपका सही होगा यदि दिमाग में आपने केवल कुछ चीजें बैठा ली हैं तो। क्लियर हो? आते हैं बाबू। छ त्र अज्ञा स्र, यही आपके पास चार संयुक्त व्यंजन है। बोलेंगे हाँ या ना? अच्छा बाबू, छ कैसे बनता है?
हलंत क और मूर्धन्य त्र कैसे बनता है? हलंत त और आज्ञा कैसे बनता है? हलंत ज और इया से स्र कैसे बनता है? हलंत तालव्य श और थोड़ा इनको भी तोड़ दो। अगर हे पहले वाले में हलंत है, दूसरा वाला पूर्ण है, इनको जब तोड़ेंगे तो इनका स्वर बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो बाहर करते हैं। स में से अ बाहर खींच लो, र में से अ बाहर खींच लो, इयो में से अ बाहर खींच लो और र में से अ बाहर खींच लो। खींच लिया? खींच लिया? सुनना, जवाब आप दोगे, हम नहीं देने वाले हैं। जवाब आप दोगे। क कहां से बोला जाता है? अरे वाह, अच्छा रुक जाना, यहां नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। क किससे बोला जाता है? कंठ से। मूर्धन्य स मूर्धा, मूर्धा कंठ मूर्धा। अ किससे बोला जाता है? तो छ कहां से बोला जाता है? कंठ मूर्धा कंठ से बोला जाता है। छ का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा कंठ। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? अच्छा, उत्तर पे त कहां से बोला जाता है? दंत है। र कहां से बोला जाता है? ऋटुर साढ़म मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। और अ कहां से बोला जाता है? तो कन्फर्म है। त्र कहां से बोला जाता है? जोर से बोलो। दंत मूर्धा। आओ आज्ञा पे। जो कहां से बोला जाता है? इचु शानाम तालु चछ ज तालु। इयो कहां से बोला जाता है? तालु। लेकिन तालु में नासिका लिखेंगे, क्योंकि पांचवा अक्षर किससे बोले जाते हैं? नासिका। और अ कहां है? तो कन्फर्म है, आज्ञा बोला जाता है तालु नासिका कंठ। तालु नासिका कंठ पक्का? आओ स्र पे तालव्य श, तालु, र मूर्धा, अ कंठ। तो आज्ञा कैसे, स्र कैसे बोला जा रहा है? अच्छा, अब बता बाबू 52 वर्ण में कौन बच गया? निपटा दिए? सबको निपटा दिए, कोई नहीं बच पाया। यानी आपका ये उच्चारण स्थान आज क्या हो गया? क्लियर हो गया। और कल वर्णमाला पर अंतिम घात होगा। क्लियर? और ये अंतिम क्लास जो वर्णमाला पर होगा वो पूरा का पूरा वर्णमाला का निचोड़ होगा, वर्णमाला कंप्लीट होगा। उस पर हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन आपको देंगे हम, जो कि और इसी बोर्ड पे उन 100 प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे केवल और केवल एक टॉपिक का, और वो कौन सा होगा? वर्णमाला। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।